नेक्स्ट हम लोग का जो सिलेबस में है, ये आप लोग का जो बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का सिलेबस है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, मूल अधिकार और कर्तव्य। पहला पार्ट में हम लोग चलते हैं मूल अधिकार में। ठीक है, मूल अधिकार में जो है पहला पार्ट में मूल अधिकार में है, इसको हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर। मूल अधिकार के बारे में जानने से पहले जो है हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, मानवाधिकार। ठीक है, मानवाधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट। मानवाधिकार जो है क्या होता है, ये दो शब्द से बना हुआ है। ठीक है, मानव प्लस अधिकार, है ना, दो शब्द से बना हुआ है, मानव प्लस अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं मानवाधिकार, ह्यूमन और राइट। एक मानव का जो है अधिकार क्या होना चाहिए, है ना, एक मानव का जो है अधिकार क्या होना चाहिए। तो एक जो मानव है उसको जो है जन्म से लेकर मरण के बीच तक किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। चूँकि ये विकास का चरण है ना, तो बोला जाता है कि एक मानव में जो है, मानव को जो है मानव को जो है मानसिक बौद्धिक और शारीरिक, इन तीनों का विकास करना होता है। ठीक है, इन तीनों का जो है विकास करना होता है। ठीक है, अब इन तीनों का विकास करने के लिए जो है जो मानव को जो भी आवश्यकता होगा वो सब क्या है, मानवाधिकार है। ठीक है, वो सब क्या है, मानवाधिकार है। ठीक है, अब ये मानवाधिकार का जो है जो घोषणा है, ये मानवाधिकार को हम कहाँ समझेंगे, तो ये आप देखेंगे तो यूएनओ ने जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मानवाधिकार का जो है सार्वभौमिक घोषणा किया है ना। मानवाधिकार का जो है सार्वभौमिक घोषणा। सार्वभौमिक घोषणा किया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल जो है डिक्लेरेशन। यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन किया गया है, वो डिक्लेरेशन जो है ये बोला जाता है कि घोषणा किया गया और उसको पास भी किया गया। यूएनओ का जो संस्था है उसने वहाँ से पास भी किया है, जिसको बोलते हैं 10 दिसंबर 1948 को जो है ये यूएन चार्टर से जो है पास किया गया था। इसको लोग बोलते हैं कि जो है ह्यूमन राइट जो है डिक्लेरेशन, मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा।
ठीक है। और उसने बताया कि एक मानव को जो है, एक मानव को जो है उसकी मानसिक, उसकी बौद्धिक, उसकी शारीरिक विकास के लिए जो है क्या क्या आवश्यक है। क्योंकि ये तीन चीज़ है, कोई भी मानव का विकास जो है या तो शारीरिक विकास होगा, या तो उसका जो है मानसिक विकास होगा, है ना, या तो बौद्धिक विकास होगा। इन तीनों चीज़ों के लिए जो आवश्यक है वो सारा जो अधिकार क्या है, मानव अधिकार की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो ये जो है उसने घोषणा किया, और ये सार्वभौमिक घोषणा है, मतलब ये पूरे विश्व में हर इंसान को ये अधिकार मिलना चाहिए। समझ में? हर इंसान को ये अधिकार मिलना चाहिए। अब इसमें राइट टू इक्वलिटी भी है, राइट टू लिबर्टी भी है, इसमें जो है शिक्षा का भी अधिकार है, भोजन का भी अधिकार है, शुद्ध जल का भी अधिकार है। तो अलग अलग जो है सारा अधिकार जो है इसमें जो है दिया हुआ है। जो सार्वभौमिक घोषणा किया गया, जो यूएन ने अपने यहाँ से पास किया है, लगभग उसका जो है जो चार्टर है ना, वो चार्टर है वो लगभग 30 अनुच्छेद में जो है, आर्टिकल्स में जो है वो बटा हुआ है। तो उसको हम अभी नहीं बताएंगे, है ना, कि जो है यूएन का जो चार्टर है मानवाधिकार का घोषणा, वो लगभग 30 आर्टिकल्स में बटा हुआ। कभी मन होगा तो चेक करना कि यूएन का जो है जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है उसको सर्च करना तो निकल के आ जाएगा। और लगभग 30 जो है आर्टिकल्स से जो अलग अलग सेगमेंट है और क्या लोगों को जो है चाहिए वो उसमें दिया हुआ है। अब ये जो है मानवाधिकार यूएनओ ने जो है सार्वभौमिक घोषणा कर दिया और बोला कि जो है हर देश जो है ये मनुष्य का जो है, मानव का ये अधिकार है और हर देश इसको देने का प्रयास करेगा। ठीक है। अब सिंपल सा है कि भारत के अकॉर्डिंग में हम आए तो इसी मानवाधिकार के डिक्लेरेशन के अंतर्गत जो है भारत में भी जो है अधिकारों का जो है, भारत में भी अधिकारों का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। ऐसे भारत में बहुत पहले से मानव अधिकारों का कॉन्सेप्ट आ चुका था कि कांग्रेस के जो है 1931 के कराची अधिवेशन में जो है फर्स्ट टाइम जो है मूल अधिकारों पर जो फंडामेंटल राइट होना चाहिए उसका प्रस्ताव पास किया जा चुका था। तो 1931 में ही जो है इस तरीके का जो है अधिकारों का प्रस्ताव लाया जा चुका था। उसके पहले देखेंगे कि 1929 में 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट में भी जो है उसमें भी मूल अधिकारों का जो है कॉन्सेप्ट डाला हुआ था कि एक नागरिक को जो है क्या अधिकार मिलना चाहिए, तो उसमें भी डाला गया था। उसी को आगे चलकर कांग्रेस के जो है 1931 के कराची अधिवेशन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, वहाँ पे मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया था कि कांग्रेस डिमांड करती है कि सरकार जो है इन अधिकारों को भारतीय नागरिकों को देने का प्रयास करे। क्लियर? तो ये जो पूरा का पूरा जो है ये पहले से ही चल रहा था, लेकिन बाद में जो है और भी जो वैसे अधिकार जो नहीं थे शामिल, उन अधिकारों का जो है देने का जो है यूएन के प्रस्ताव जब पास हुआ तो जब हमारा संविधान बना तो उसमें उन चीज़ों पर भी फोकस्ड किया गया कि लोगों को किन अधिकारों की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो हम लोग जैसे बात करते हैं कि यूएन के अनुसार अगर देखें उसका चार्टर एक, उसमें बोला जाता है कि एक होता है कि नेचुरल राइट्स, इसको बोलते हैं ना प्राकृतिक अधिकार, जो जन्म के साथ जो है मनुष्य को मिलना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो प्रकृति के द्वारा जो है जो भी राइट्स सभी को इक्वल तरीके से दिया हुआ है, सभी को। ठीक है। तो वो नेचुरल राइट्स तो उनको मिलना ही चाहिए मानव को। उसके अलावा जो राज्य, चूँकि मानव का जो अधिकार होता है उस पर कब्जा कौन करता है? राज्य करता है। समझ में? उनकी स्वतंत्रता छीन लेता है, समानता छीन लेता है, उनको जो है शोषित करना स्टार्ट कर देता है ना। तो राज्य जो है क्या करता है कि कोई भी अधिकार को छीनने का प्रयास राज्य करता है, क्योंकि राज्य मजबूत पावरफुल जो है संस्था है ना, और उसका हेड राजा होता है। तो राजा क्या करता है कि मनुष्य के अधिकारों को क्या करता है, सीज करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जितना सीज करेगा उतना वो पावरफुल होते चला जाएगा। ठीक है। तो इसी में जो है एक वैश्विक थिंकर थे, आप लोग नाम सुनेंगे रूसो का, है ना, रूसो का नाम सुनेंगे। तो रूसो बोलता है कि राज्य का निर्माण किससे हुआ? मनुष्य तो जो स्वच्छंद था, राज्य का कॉन्सेप्ट जब नहीं आया था तो मनुष्य क्या था? जंगलों में घूमता था, अपने तरीके से जो है वो कंद मूल फल फूल जो है खोजता था, खाता था, जानवरों का शिकार करता था, पेड़ पे सोता था, गुफा में रहता था, यही करता था ना। कोई इसको पे फाउंडेशन तो था नहीं,
शोषण जो है कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी वहाँ भटकते रहता था, चलते रहता था। उसके अलावा जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो एग्रीकल्चर भी करने लगा, फिर सामूहिक एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आ गया, सामूहिक खेती करने लगा तो लोगों का स्थायी जीवन होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो स्थायी जीवन हुआ तो लोग गांव बना के रहने लगे, और धीरे धीरे एग्रीकल्चर का जब जो है सरप्लस हुआ तो धीरे धीरे जो है व्यापार वाणिज्य भी एक गांव से दूसरे गांव में पहले स्टार्ट हुआ। मान लीजिए यहाँ पे कोई गांव बना लिया, कोई वहाँ गांव बना लिया, कोई वहाँ बना लिया, तो वहाँ जो आवश्यकता वहाँ पे दे दिया, वहाँ से जो चीज़ें आपके यहाँ नहीं तो वहाँ से ले लिया, मतलब जो है आइटम एक्सचेंज का काम होने लगा, मतलब वस्तु विनिमय होने लगा। आज भी बहुत सारे इंटीरियर गांव में जाओगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी चलता है। हम देखेंगे मतलब चावल लेके जाइए, तेल लेके आ जाइए, है ना। तो चावल मान लीजिए ले लिया 16 रुपये 18 रुपये किलो, 1 किलो चावल दिए तो 18 रुपये का तेल आपको दे दिया। गेहूँ लेके गए, साबुन लेके आ गए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलने लगा। मुद्रा का डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली जब चला तो फिर जो है धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य बढ़ा और लोगों के पास धन आना स्टार्ट हो गया। धन आने लगा तो असुरक्षा की भावना भी आई, है ना, सुरक्षा भी मुद्दा हो गया। तो रूसो बोलता है कि देखो मनुष्य जो है जन्म लेने के साथ ही जब राज्य का नहीं बना था तो उसके पहले से हर मनुष्य सक्षम था, अपने अधिकारों का जो है अपने हिसाब से यूज करता था, कोई रोक टोक नहीं था, सक्षम तरीके से लोग रहते थे, कोई बाउंडेशन नहीं था। लेकिन बाद में जो है लोग अपने संपत्ति और स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य का निर्माण किया। कुछ लोगों को बोला कि भाई तुम हमारी संपत्ति की सुरक्षा करो, तुम हमारे अधिकारों को सुरक्षा करो, बदले में हम तुमको क्या करेंगे, टैक्स देंगे। मतलब एक तरह से क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। सामाजिक जो है संविदा बनाया गया किसके बीच में, राज्य और नागरिकों के बीच में, कि राज्य क्या करेगा, नागरिकों की संपत्ति और स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करेगा, और बदले में जो है नागरिक क्या करेंगे, उसको टैक्स देगा। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन धीरे आगे चलकर जो है टैक्स के पैसे से राज्य जो है मजबूत हुआ, सेना बड़ी बना ली, फिर बाद में जो है जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको तोड़ दिया और नागरिकों के संपत्ति को ही जो है क्या करने लगा, छीनने लगा, और फिर बाद में जो है उनकी स्वतंत्रता को भी छीनना स्टार्ट हो गया। और राज्य जब स्वतंत्रता छीनेगा तो लोगों को प्रताड़ित करना स्टार्ट कर देगा, समझ में। तब राज्य क्या हो गया, एनार्की हो गया। राज्य स्टेट जो बनाए थे प्रोटेक्ट के लिए, वो स्टेट क्या हो गया, एनार्की हो गया, तानाशाही निरंकुश टाइप का हो गया, उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, पब्लिक से उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन बनाया तो गया था पब्लिक के लिए। तो बोला कि जब ऐसा राज्य का जब नेचर हो जाए, निरंकुश हो जाए, और जब लोगों के अधिकारों को ही सीज कर दे, लोगों की संपत्ति को छीनने लगे, तो वैसे राज्यों को क्या करना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और कैसे फेंकना चाहिए, क्रांति कर देना चाहिए, क्रांति करके वैसे राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। उसी का जो चिंतन था, थिंकिंग था, कि आगे चलकर जो है फ्रांस की क्रांति हो गया, समझ में। और फ्रांस की क्रांति जब हुआ तो उसमें 3 वर्ड्स जो है सबसे प्रमुख था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, समझ में। स्वतंत्रता समानता पर बल दिया गया था, क्यों, क्योंकि राज्य ने पूरा छीन लिया था, राज्य ने पूरा का पूरा छीन लिया था, इतना निरंकुश हो गई थी। बोला था कि जो है लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, है ना, 15वें 16वां से जो है 16 शासक बैठ गए लुई नाम से। अब बोला था लुई 16वां के समय में फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। तो क्रांति कब हुआ, जब लोगों को ना खाने का दिक्कत हो गया। फ्रांस जो है युद्धों में इतना फंसा हुआ रहा कि जो है राज्य का जो है स्थिति खराब हो गया। लेकिन राजा और उसके जो मंत्री थे, जो शासन में थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं था, उनके पास तो खजाना था, तो वो अपना जो है मस्त मौला थे। लेकिन प्रजा जो है त्राहिमाम करने लगी, खाने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा था। तब लोग जो है खाने के लिए जो है आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। बोलते हैं कि जो है पेरिस की क्रांति हुई थी, पेरिस का जो है मार्च हुआ था, लोग जो है पेरिस पहुंच गए फ्रांस में, और पेरिस में एक बड़ा जमघट लग गया लोगों का, और लोग जो है राजा से गुहार लगा रहे हैं कि खाना जो है हम लोग को अवेलेबल करवाओ, कई दिन से खाना नहीं खाए। बोला जाता है लुई 16वां जो है शोक उठा था, छत के बालकोनी में खड़ा हुआ, देखा कि पूरा जो है जमघट लगा हुआ है जनता का। पूछा मंत्री से, करे भाई क्या प्रॉब्लम है, इन लोग क्यों यहाँ खड़ा है सब। तो बोला कि जो है सो
ये जो है खाने के लिए जो है मांग कर रहे हैं, रोटी का मांग कर रहे हैं, सब रोटी रोटी की रोटी बोल रहे हैं, ब्रेड। तो बोला कि अरे रोटी नहीं मिल रही इन लोग खाने के लिए। बोला कि नहीं। तो बोला कि बोलो इन लोग केक खाने के लिए, रोटी नहीं मिल रहा है तो, है ना। तो बोला जाता कि देखो राजा ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। रोटी जहाँ नहीं मिल रहा हो वहाँ केक खाने के लिए बात कर रहा है, केक कहाँ से मिलेगा। और उसके बाद जो है पब्लिक को जब मालूम चला कि ये राजा तो एकदम निरंकुश और महामूर्ख है, तो लोगों ने जो है क्रांति कर दिया और राजा को जो है हटा दिया और फिर वहाँ पे लोकतांत्रिक राज्य जो है स्थापित किया गया। समझ में। तो बोला गया कि जो है जब राज्य जब इस तरीके का नेचर हो जाए, स्वतंत्रता या अधिकार को जो क्या करें वो नष्ट करने लगे, तो वैसे जो है राज्य शासन को या राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए। ये रूसो का कॉन्सेप्ट था। भारत के अकॉर्डिंग में जब आए तो भारत में भी जो है चूँकि गवर्नेंस जब ब्रिटिश का था उस समय भी यही हालत था कि लोगों को, जो भारतीय लोग थे, उनकी स्वतंत्रता को जो है पूरी तरीके से सीज करके रखा हुआ था। ना तो उनको धार्मिक स्वतंत्रता मिल रहा था, ना उनको सामाजिक जो है समता मिल रहा था, ना ही उनको पॉलिटिकल जो है स्वतंत्रता मिल रहा था। परिणाम था कि लोग आंदोलन कर रहे थे। किस लिए? इन्हीं स्वतंत्रता और समानता के लिए तो आंदोलन हो रहा था, क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए था और फ्रीडम था नहीं। अंग्रेज़ जो है दबा के रखे थे। कोई अगर अंग्रेज़ के सामने जो है कुछ बोल भी दे तो उसको जो है दम तक पीटा जाता, जेल में बंद कर दिया जाता, काला पानी की सज़ा दे दिया जाता, तरह तरह का प्रताड़ित किया जाता। लोग टैक्स नहीं देते थे ना, टैक्स इतना हाई कर दिया जाता था, इतना हाई कि लोग दे ही नहीं पाए। पूरे फसल बेच देते थे तो भी पूरा नहीं होता था, और नहीं देने पे क्या किया जाता था, लोगों को नंगे जो है धूप में हाथ पैर बांध के जो है खड़ा कर दिया जाता था और कोड़ा मारा जाता था। मतलब उनकी जो है क्या है, पूरा का पूरा जो है जो उनकी मानसिक अवस्था थी, बौद्धिक अवस्था था, ख़त्म। समझ में। तो भारत में वही स्थिति थी और ये आंदोलन में चल रहा था कि लोगों को ये चीज़ें चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब हमारी अपनी सरकार होगी। जो अपने लोग होंगे वही इन अधिकारों को दे सकते हैं। इसलिए अंग्रेज़ों को हटाने का जो एक लंबा संघर्ष चला और अंततः 1947 में उनको हटा भी दिया। हटाने के बाद जब हम संविधान जब बनाने लगे तो हम लोगों ने के दिमाग में था ये चीज़ें, संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये चीज़ें थी कि जो है हमको संविधान का ऐसा निर्माण करना है कि आगे चलकर नागरिकों को जो है इन स्वतंत्रता और समानता जो उनके राइट्स हैं उनको कोई छीन ना सके। इसी जो है परिकल्पना के आधार पर जो है हमारे संविधान में जो है फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न किया गया, और फंडामेंटल राइट को ऐसा बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासक कितना भी जो है निरंकुश शासक आ जाए फिर भी वो छीन ना सके। समझ में। तो कितना भी डिक्टेटरशिप आ जाए लेकिन फिर भी वो छीन ना सके। क्यों? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको न्यायपालिका को पावर दे कर रखे हैं। समझ में। तो इसलिए हमारा संविधान जो है फंडामेंटल राइट का उल्लेख करता है। मतलब मानव अधिकार जो है, ये अधिकार जो है कई भागों में, एक राज्य के नज़र में देखें तो कई भागों में इसको देने का प्रयास किया जाता है अलग अलग तरीके से। भारत में देखें तो इन्हीं मानव अधिकार को जो है हम लोग जो है मौलिक अधिकार, और दूसरा है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, ये दो तरीके का जो है राइट दिया जाता है। ठीक है, विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। ठीक है, और यही जो है भारत में मानवाधिकार हो जाता है। समझ में। मतलब हम लोग अधिकार दो तरीके से देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दूसरा लीगल राइट, है ना। लीगल राइट क्या है? ये वैसा अधिकार है जिसको कभी भी छीना जा सकता है। ये राइट दिया जाता है लेकिन सरकार जब चाहे इसको हटा भी सकती है, सीज भी कर सकती है ना। लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये सदैव रहेगा, इसको सरकार जो है सीज जल्दी नहीं कर सकती है। सीज करने के लिए जो है युक्त कारण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आरक्षण लगाई तो आरक्षण एक तरह से सीज करना ही हुआ, लेकिन जो है वो युक्त कारण है। तो जब युक्त कारण होगा तभी जो है आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, युक्त जो है रीजन होगा, रीजनेबल रीजन होगा, तभी आप इसको, नहीं तो मौलिक अधिकार जो है ये क्या है, संविधान के द्वारा दिया जाता है
है ना। संविधान में इसका उल्लेखित है। और ये जो है विधि क्या आता है, ये सिर्फ संसद के द्वारा जो है विधि बनाकर दे दिया जाता है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो है ये प्रोटेक्ट तो दोनों करता है ना। लेकिन मान लीजिए कि इसको आप लागू करवाने के लिए सरकार के पास नहीं जा सकते हैं, न्यायालय के पास नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए मनरेगा क्या विधिक राइट है, लीगल राइट है ना, लोगों को रोजगार की गारंटी वो देता है। लेकिन अब मनरेगा मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा रोजगार, तो आप न्यायालय नहीं जाइएगा कि हमको रोजगार नहीं दे रहा है, समझ में। लेकिन यहाँ न्यायालय में आप जा सकते हैं परिवर्तनीय करवाने के लिए। लेकिन इसको परिवर्तनीय कराने के लिए कोई जरूरी नहीं है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि ये अधिकार वो कब तक देगी। क्लियर। तो यही जो है मानवाधिकार के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार, दो तरीके का राइट्स जो है भारत में दिया जाता है। विधिक अधिकार जो लीगल राइट जो पार्लियामेंट विधि बना के देता है, और मौलिक अधिकार जो है आपका सिंपल सा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है मौलिक अधिकार वो दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को जो पढ़ना है सिलेबस में ये मौलिक अधिकार वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है, जो संविधान में हमारा दिया हुआ है। क्लियर। फंडामेंटल राइट है, बौद्धिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैं? हाँ इंटेलेक्चुअल, ठीक बोला, इंटेलेक्चुअल। हिंदी से इंग्लिश में चले गए। तुम्हारा तो बौद्धिक विकास हो रहा है ना, नहीं हो रहा। नई नई चीज़ सीख रहे हो तो ये तो बौद्धिक विकास ही तो है। इंटेलेक्चुअल किसको बोलते हैं, जिसको हर चीज़ का नॉलेज जो है धीरे धीरे होते रहे, जो तर्क के आधार पर सोचे। लॉजिकली अगर आपके अंदर में बात करने का, सोचने की क्षमता विकसित हो गया तो आप इंटेलेक्चुअल हो गए। वोट किसको देना है, जैसे आप एग्जाम्पल बोलते हैं, वोट देना जो है लीगल राइट है, मौलिक अधिकार तो है नहीं। लेकिन जब वोट आप देते हैं और आपको कोई 2000 रुपये दे दिया, आप उसको वोट दे दिए तो इंटेलेक्चुअल हुए। आपको 2 बोतल दारू दे दिया और मुर्गा खिला दिया, बोला पियो, दे के आओ, हमको दे के आओ, खस्सी काटते हैं तुमको खिलाते हैं, 2 बोतल दारू पिलाते हैं। अब गए दे के आ गए, 2 बोतल दारू पी लिए और खस्सी खा लिए, घर में आकर सो गए हैं। आप फिर सुबह उठ के बोलेगा हम तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, तो हैं नहीं है। इंटेलेक्चुअल होता है कि जो लॉजिकली आधार पर जो है सोच कर निर्णय लेता हूँ। वोट देने का अधिकार क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको सिस्टम डेवलप करना है, ना कि दारू पी के सो जाना है, समझ में। सिस्टम डेवलप करना मतलब ये आपका वो राइट है जिसको लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक राइट, मतलब लोकतंत्र जो आपका देश है उस लोकतंत्र को बनाने वाले आप हैं। और हर 5 साल में आप लोकतंत्र को क्या करते हैं, मजबूत और स्थापित करते हैं। तो मजबूत और स्थापित कैसे करेंगे, जब आप निर्णय लेंगे सही तरीके से, तब ना। जब लॉजिकली आप सोचेंगे कि हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, किसको चुनेंगे जो हमारा अच्छा काम करेगा, तंत्र बेहतर बनाएगा। और जो दारू पिलाएगा तो दारूबाज होगा, तो तंत्र में दारूबाज चला जाएगा, नहीं होता ना। बहुत सारा, अब देखिए मुखिया इलेक्शन में खूब होता है। मुखिया इलेक्शन में तो जो है ना, हमको नहीं लगता कि वहाँ पे कोई लॉजिक काम करता है। वार्ड का इलेक्शन या मुखिया के इलेक्शन में कोई लॉजिक काम नहीं करता है। कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है, वोट वहाँ चला गया। मालूम चला कि जो है कोई साड़ी दे रहा है, साड़ी में जो है 2000 रुपया डाल के दे रहा है ना, वोट मिल जा रहा है उसको। जिसका जब सबसे मजबूत कोई चिकन का जो है पार्टी दे रहा है, कोई मटन का पार्टी दे रहा है, मटन वाला को वोट ज़्यादा पड़ गया। तो वहाँ तो तुम पूरा का पूरा जो खुल्लम खुल्ला जो है लालच पे ही वोट चला जाता है, नहीं जाता है, और दूसरा होता है कि कास्ट बेस पे चला जाता है। कास्ट बेस पे जाएगा, एकदम जाएगा, हाँ, रिलीजियस बेस भी जाएगा। अच्छा मेरा कास्ट का तो उसको वोट देना है ना, मेरा रिलीजियस का तो उसको वोट देना है। तो वो तो लॉजिकली वहाँ ख़त्म हो जाता है। और मुखिया जी जो है जब बन जाते हैं तो ना तो कास्ट को देखते हैं, ना जो है रिलीजियस को देखते हैं, वो सिर्फ अपना देखते हैं। 1 डेढ़ साल 2 साल में स्कॉर्पियो आ जाता है नया चमचमाता हुआ,
नहीं, 5 साल में तो जो लगता है कि विधायक को भी फेल कर देंगे, नहीं होता है। 5 साल के अंदर में मालूम चला कि फॉर्च्यूनर आ गया उनके पास। शुरुआत में स्कॉर्पियो, 5वां साल 4था साल जाते थे फॉर्च्यूनर, और 3-4 गाड़ी साथ में चल रहा है, और विधायक जी भी नहीं चल रहे हैं वहाँ। आगे पावर है। झारखंड में तो चलो ठीक है, विधायक वगैरह के लिए फंडिंग उनका आता है। बिहार वगैरह में क्या ना, वहाँ फंड ही ख़त्म कर दिया है एमएलए का। एमएलए को जो फंड आता था 25 लाख का, वो फंड ही ख़त्म कर दिया, समझ में। अब वो फंड दे दिया है मुखिया को। अब मुखिया का बम बम है। हाँ, एक तो जो है योजना के माध्यम से पैसा आ रहा है, फंड अलग से आ गया कि मुखिया अपने से खर्च कर सकता है 25 लाख रुपया, है ना। अब वो हमें 25 लाख को खर्च करना है तो अपने हिसाब से करके करेगा। रोड कुछ काम नहीं है तो रोड झुट्टे में, जब कैसे रोड बनता है, कुछ नहीं, नाली बना हुआ है, नाली बना हुआ है, वो अपने आदमी से 2-4 को ईंटा कबड़वा देता है, और फिर उसको सेंक्शन करवा देता है, और उसी ईंटा पर जोड़ के जो है 2-2 ईंटा जोड़ के प्लास्टर मार दिया, नाली बन गया उसका नया, और पूरा पैसा का जो है सेंक्शन हो जाता है ना। रोड बना हुआ, नीचे में जो है बालू डाल दिया और ऊपर से मार दिया प्लास्टर, ईंटा डाल के प्लास्टर मार दिया। 80% देखो, 80% जो होता है, जो भी योजना जो भी आता है, जो भी निर्माण होता है, उसमें 80% आज के डेट में जो है पक्की ईंटा का कॉन्सेप्ट होता है कि 80 और 20 का रेशियो होता है। कोई भी रोड्स बन रहा है या कोई भी बिल्डिंग्स बन रहा है, उसमें 80 और 20 का रेशियो होता है। 80 जो है पक्का ईंटा और 20 जो है कच्चा ईंटा, आप उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन जस्ट उल्टा होता है, 80 जो है कच्चा ईंटा और 20 जो है पक्का ईंटा का यूज कर दिया जाता है। ऊपर में पक्का, नीचे में कच्चा। कच्चा ईंटा सस्ता होता है। अभी तो सीमेंटेड ईंटा का जो है यूज करने का दे दिया गया सरकार द्वारा, जो सब वो मजबूत होता है सीमेंट का ईंटा, फ्यूल, उसको फ्यूल ब्रिक्स बोलते हैं, उसको यूज कीजिए आप। 80% कहाँ करता है, सारा पैसा बच जाता है। तो स्कॉर्पियो नहीं खरीदाएगा, फॉर्च्यूनर खरीद जाता है, ठीक है। अब फिर 5 साल के बाद पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर मुखिया के इलेक्शन में, हमको लगता है कि मुखिया के इलेक्शन में 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपया खर्च करता है, करने का कर रहा है। 50-50 लाख रुपया खर्च होता है मुखिया के इलेक्शन में। अब जिसके पास 50 लाख रुपया, वही मुखिया के इलेक्शन में खड़ा हुई है, नहीं है तो मत खड़ा होइए, ऐसे भी नहीं जीतिएगा आप, ऐसे भी नहीं जीतिएगा। तो ये तो हालत हो गया है स्थानीय स्वशासन का, ठीक है। तो ये तो इसलिए थोड़े दिया गया है वोट का राइट, इसलिए दिया है कि आप लॉजिकली जो है इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, समझ है, समझ के आधार पर आप जो है आप वोट कीजिए और एक अच्छा जो है डेमोक्रेटिक राष्ट्र का निर्माण कीजिए। एक ऐसा शासन तंत्र चुनिए, चूँकि आपका तंत्र है, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र होता है, तो लोग जो है मिलकर ऐसा तंत्र बनाए जो क्या करे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास कर सके, समझ में। क्लियर। तब हम लोग अब आते हैं हम लोग तो देखते थे कि मुखिया वार्ड के इलेक्शन होगा ना, तो जो है सब जो है क्या करता है, महिला को पकड़ता है। तेज है ना सब, मालूम है कि पुरुष बहक जाएगा, उसको अगर मान लीजिए पैसा देंगे, वो चारों उधरों से पैसा लेगा, उधरों से पैसा लेगा। महिला को पकड़ता है, महिला के लिए साड़ी जो है मंगवा लेगा, पूरा गांव का महिला जितना घर काउंट कर लेगा, पूरा पंचायत का महिला का, और साड़ी के साथ जो है पैसा डाल देगा। पैसा डाल के जो है साड़ी घर घर रात को वोट के अगले दिन रात में पहुँचा देगा, और साथ में जो है अपना पर्ची नाम डाल देगा। महिला देखिए भाई, महिला तो भाई इथिकल थोड़ा होता है कि जिससे पैसा लिए, साड़ी लिए, उसको वोट देना ही देना है ना। पुरुष तो इससे भी पी लेगा तो उधर जाकर दे देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। महिला थोड़ा इथिकल होती है कि वोट दे देती है, इमोशनल होकर थोड़ा दे देता है। तो एक मुश्त वोट चला जाता है महिला का, इनका जो है बंटवारा हो भी जाए, लेकिन महिलाओं का वोट जो है एक मुश्त चला गया, जीत गया, यही होता है ना।
मुखिया लोग भी एक से एक है, तेज हैं। चलो थोड़ा सा थ्योरी में लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद जो है इसको बताएंगे। देखिए मौलिक अधिकार, देखो भारतीय संविधान के उद्देशिका में, भारतीय संविधान के उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है, को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता पर बल दिया गया है। इन्हें सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। उसी में वहीं पर लिखिएगा, किसी राज्य द्वारा बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टर में संभवतः सबसे विस्तृत भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है।
लाइन चेंज कीजिए। देखिए, संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना, सरकार की शक्ति को परिसीमित करना, तथा व्यक्ति के सामान्य हितों की अभिवृद्धि और उनकी रक्षा करने वाले सरकार की स्थापना करना माना जाता है। लाइन चेंज कीजिए। देखिए, भारत का संविधान उसमें लिखिए, भारत का संविधान जहाँ सरकार के विभिन्न अंगों के प्रारूप उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ और उनके अंतः संबंधों की विस्तृत व्याख्या करता है। वहीं सामान्य जनमानस को ऐसे अधिकार और स्वतंत्रता भी प्रदान करता है जिसके लिए वे राज्य
और उसके अधिकरणों के विरुद्ध और उसके अधिकरणों के विरुद्ध, या प्राधिकारों को भी लिख सकते हैं, अथॉरिटी के विरुद्ध दावा कर सके, के विरुद्ध दावा कर सके। क्लियर? अब मूल अधिकार में क्या है? मूल अधिकार सिंपल सा बात है कि ये जो है एक तरीके से नागरिकों के जो है, जो उनका व्यक्तित्व का विकास है, उस व्यक्तित्व को विकास के लिए जो है आवश्यक माना गया है। भारत में जिस तरीके से मौलिक अधिकारों की व्याख्या संविधान में किया गया है, और लगभग देखेंगे कि 12 से लेकर जो है 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का जो है विस्तृत व्याख्या किया गया है। उसमें भी इतना सब क्लाउजेज है कि जो है अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़ा जो है उसका सब क्लाउजेज के आधार पर देखें तो बड़ा बन जाता है। मतलब एक स्पष्ट व्याख्या जो है किया गया है, जो किसी भी संविधान में सबसे विस्तृत व्याख्या है मूल अधिकार का। हम लोग अमेरिका के संविधान से उठाए जरूर है फंडामेंटल राइट, लेकिन उससे ज़्यादा व्याख्या हमारे संविधान में है। हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि हमको कौन सा अधिकार नागरिकों को देना है, हम लोगों ने स्पष्ट किया है। वहाँ पे उस लेवल का स्पष्टीकरण नहीं है जिस लेवल का हमारे यहाँ स्पष्टीकरण है। हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है कि लोगों को छुआछूत से जो है मुक्ति देना है। तो छुआछूत में मतलब ये नहीं है कि भाई अनटचबिलिटी खाली करना है, अनटचबिलिटी को जो है रोक लगाना है, बल्कि जो है छुआछूत के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को भी डिफाइन किया गया है। सार्वजनिक स्थानों में नहीं होना चाहिए, है ना, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, सड़कों पर नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक जो है स्नानाघरों में नहीं होना चाहिए, कुआं, तालाब, सिनेमा थिएटर, हर जगह जो उसका डिफाइन किया गया है कि आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। समझ में? तो एक डिफिनेशन आपका जो है यहाँ पे बहुत विस्तृत है, जो हमको हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है अनोखा बना देता है। समझ में? वो अनोखा बन जाता है। और हम लोगों ने अपने यहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, भले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया वहाँ से फंडामेंटल राइट का, लेकिन हम लोग अपने जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या किए, उसको रख दिया। जैसे एग्जांपल लो, मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चंस का जो है आपको आइडिया नहीं कि आंसर कैसे लिखना है। क्लियर? मान लीजिए कि जो है किसी सिलेक्टेड व्यक्ति का जो है कॉपी आपको मिल जाता है और उसको कॉपी को आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि उसने जो है कैसे लिखा है। देख लिए क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है, हो गया। तो आपने देख लिया, अब फिर आप आए यहाँ पे, है ना, और जब आप आंसर राइटिंग करने लगे, तरीका आप देख लिए, लेकिन जो है आप अपने हिसाब से जो है, चूँकि कॉपी देख के एकदम ज्यों को त्यों रखिएगा तो कॉपी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने देखा कि वो कैसे किया और फिर अपने हिसाब से आपने जो है अपने शब्दों में आपने आंसर उसी फॉर्मेट देख के उसी फॉर्मेट में जो है अपना आंसर लिखा, तो क्या चोरी कब कहलाएगा? चोरी हुआ? मान लीजिए कि आपने अपने हिसाब से रखा, कुछ पॉइंट अपने से जो आपको याद था उस पॉइंट को रखा, आपने देख के नहीं लिखा, बस खाली देखा कि उसने कैसे लिखा। तो अच्छी चीज़ों को हमने क्या किया, देख लिए फॉर्मेटिंग कैसे, और फिर अपने हिसाब से हम लोगों ने रख लिया। तो हम लोग अमेरिका के संविधान से प्रेरणा जरूर लिए, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है हम लोगों ने अपने हिसाब से रखा है। हमारी जो आवश्यकता है उस हिसाब से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को यहाँ पे शामिल किया है। क्लियर? और ये जो है राज्य के विरुद्ध होता है, राज्य के लिए नेगेटिव है। राज्य जो है, राज्य क्या है, फंडामेंटल राइट से राज्य के पावर को कम किया जाता है। समझ में? राज्य के लिए नकारात्मक होता है, नागरिकों के लिए सकारात्मक होता है। राज्य इस पर बहुत ज़्यादा कानून नहीं बना सकता है, क्यों? नागरिकों का अधिकार सीज ना हो जाए। समझ में? तो राज्य के पावर को कम करता है। हम किसके विरुद्ध दावा करते हैं? राज्य के विरुद्ध ही। राज्य हमको देगा, लॉ बना के दे, या फिर राज्य छीनेगा तो राज्य के विरुद्ध हम दावा करेंगे। समझ में? ये अब हेडिंग लिखिए, मूल अधिकारों का महत्व। मूल अधिकारों का महत्व। पहला पॉइंट लिखिए,
मूल अधिकारों का उद्देश्य मूल अधिकारों का उद्देश्य एक विधि शासित सरकार एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना है, की स्थापना करना है। दूसरा पॉइंट, मूल अधिकार व्यक्ति के स्वर्णिम विकास तथा एक सभ्य एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, मूल अधिकार राज्य के निरंकुश व्यवहार से नागरिकों तथा व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। नागरिकों तथा व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। ताकि राज्य मनमाने ढंग से उनका अतिक्रमण नहीं कर सके। नेक्स्ट, न्यायालय मूल अधिकारों का प्रहरी है। न्यायालय मूल अधिकारों का प्रहरी है। यदि राज्य कोई ऐसा कानून पारित करता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, तो ऐसे स्थिति में न्यायालय
कानूनों की समीक्षा कर कानूनों की समीक्षा कर उसे रद्द कर देती है। उसे रद्द कर देती है। नेक्स्ट लिखो। क्या? प्रहरी, प्रहरी, गार्ड। प्रहरी बोलते हैं ना, जो प्रोटेक्ट करने वाला होता है। जैसे जो गार्ड वगैरह होता है ना दरवाजा में, तो क्या करता है, कोई जो चोर चक्का घुस ना जाए, है ना, कोई भी घुसने होगा तो उसको रोकेगा, भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वहाँ का आदमी है कि नहीं है, किससे मिलने जा रहे हो, पकड़ता है ना। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट है, पूछता है कि भाई ये कानून लेके आए हो, अधिकारों को रक्षा तो नहीं ख़त्म कर रहा है, चेक कर लेती है। अगर कर रहा है वहीं से उसको पकड़ के क्या करती है, रद्द कर देती है। ठीक है, वही होता है ना, कोई व्यक्ति अगर आता है गेट में, चेक करता है कि भाई अब बोलेगा उसके मिलने जा रहे थे, चेक कर रहे हैं कि कहीं चोरी तो नहीं करने वाला है। अगर लगता है कि चोरी कर रहा है, करने वाला है, तो तुरंत जो है क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। वही प्रहरी है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो। मूल अधिकारों का, नेक्स्ट पॉइंट, मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के सिद्धांतों और आदर्शों को बढ़ावा देती है तथा व्यक्ति की गरिमा की स्थापना करती है। और लास्ट पॉइंट लिखो, व्यक्ति की गरिमा की स्थापना करती है। लास्ट पॉइंट देखो, संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदान कुछ मूल अधिकार प्रदान मतलब प्रोवाइड, कुछ मूल अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं या प्रकृति के हैं। सकारात्मक जो है प्रकृति, सकारात्मक जो है प्रकृति के हैं। जैसे लोक नियोजन में अवसर की समता, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि उसी में लिखना। वहीं दूसरी तरफ
कुछ मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, वहीं कुछ मूल अधिकार नकारात्मक पद्धति के होते हैं। नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, पद्धति बता रहे ये वाला प्रकृति के होते हैं। जो नागरिकों पर या राज्य पर मनमाने व्यवहार के विरुद्ध जो नागरिकों पर या राज्य के मनमाने व्यवहार के विरुद्ध निर्बंधन लगाते हैं। जैसे गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। जैसे गिरफ्तारी अरेस्टिंग और निवारक निरोध क्या होता है? प्रिवेंशन ना, प्रिवेंशन डिटेक्शन करके होता है शायद, डिटेंशन, हाँ डिटेंशन, प्रिवेंशन डिटेंशन, ठीक है। निवारक निरोध से संरक्षण, नहीं समझ में है? निवारक निरोध से संरक्षण नहीं पढ़े हो कभी? लिख ही दे रहे हैं। गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। ठीक है। जैसे धर्म, जाति, मूल स्थान, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये भी क्या है? नकारात्मक प्रवृत्ति है, जहाँ राज्य के पावर को क्या करता है? सीज कर देता है। ठीक है। है ना, समझ में? गिरफ्तारी या निवारक निरोध से क्या है? दोनों वर्ड जानते हैं? पता है? नहीं है? गिरफ्तारी और निवारक निरोध, मान लीजिए कि पुलिस जो है, आप यहाँ से जो है क्लास करके जा रहे हैं, मान लीजिए क्लास करते हुए जो है आपका 6 बज गया, आप यहाँ से गए करमटोली